Hey there boys and girls, welcome back to our channel with yet another video. So guys, ऐश ने अपनी पूरी जर्नी में काफ़ी सारे पोकेमोन पकड़े हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़्यादातर पोकेमोन सिंपैथी की हेल्प से ही पकड़ता है और ऐसा बहुत कम हुआ है कि हमें ये देखने को मिला हो कि उसने कोई पोकेमोन सिर्फ डायरेक्ट पोकेबॉल से कैच कर लिया हो। जिस भी पोकेमोन को उसने आज तक पकड़ा है उसके साथ उसका कोई ना कोई रिलेशन या फिर उसकी कोई ना कोई बैक स्टोरी ज़रूर रही है। सो गाइस, ऐसे ही उसने कुछ पोकेमोन्स पकड़े थे जिनके साथ ऐश का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा डीप था और आज हम कुछ ऐसे ही पोकेमोन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका बॉन्ड ऐश के साथ इतना ज़्यादा डीप था कि वो बॉन्ड इवॉल्व होने के कैपेबल हो सकते हैं। और इस वीडियो में हम उन पोकेमोन्स को इंक्लूड नहीं करने वाले जो कि अपनी फाइनल स्टेज में नहीं है, यानी कि इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं पोकेमोन्स को इंक्लूड करेंगे जो कि पूरी तरह से इवॉल्व हो चुके हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 5 पे आता है ऐश का 9th यूनोवन पोकेमोन क्रोकोडाइल। ये सबसे पहले अपीयर हुआ था अ सैंडाइल ग्लेशियर ऑफ चेंज एपिसोड में एज अ वाइल्ड सैंडाइल और ये एक वाइल्ड सैंडाइल ग्रुप का लीडर था जहाँ पे ये नियर बाय रिजॉर्ट में बहुत ही ज़्यादा ट्रबल कॉज करता रहता था। सैंडाइल एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और हेल्पफुल नेचर का पोकेमोन था जहाँ पे उसका मेन मोटिव ट्रबल कॉज करना नहीं था बल्कि उसके ऑनर को ये बताना था कि यहाँ पे जल्दी ही एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसे ऐश और आयरिस के साथ मिलकर उसने सॉल्व कर दिया। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद सैंडाइल के दिल में ऐश के लिए एक स्पेशल प्लेस बन गई और उसके बाद से ही उसने ऐश को उसकी जर्नी में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे उसने पिकाचू को अपना राइवल माना और उसे मल्टीपल टाइम बैटल के लिए चैलेंज किया, लेकिन वो हर बार उसे हारता रहा जब तक क्रोकरोक की फॉर्म में वो एक बार पिकाचू से हारा नहीं और ऐश को ये रियलाइज हुआ कि ये वही सेम सैंडाइल है जो कि अब इवॉल्व हो चुका है और उसे काफी देर से फॉलो कर रहा है। ये जानने के बाद ऐश ने उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने का ऑफर दिया और क्रोकरोक ने बड़ी ही खुशी के साथ इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए उसकी टीम को ज्वाइन किया। एक बार क्रोकरोक जब क्रोकोडाइल में इवॉल्व हो गया उसके बाद से वो एक भी बैटल नहीं हारा और उनोवा रीजन का ऐश का सबसे पावरफुल पोकेमोन रहा था। उसने मल्टीपल टाइम ऐश को जिम्स में विक्ट्री दिलाई और आयरिस के ड्रैगनाइट और स्टीफन के सॉक जैसे पोकेमोन्स को हरा के रखा है और क्रोकोडाइल ने बहुत से ऐसे पोकेमोन्स को भी हराया है जिसके खिलाफ उसका जीतना नामुमकिन था और ऐसी चीज़ों को भी फेस किया है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरता था सिर्फ ऐश के लिए। और ऐश और क्रोकोडाइल के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा डीप बॉन्ड डेवलप हो गया था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्रोकोडाइल बॉन्ड इवॉल्व होने के कैपेबल हो सकता है। तो नंबर 4 पे आता है पिजियोट। पिजियोट ऐश का 3rd कैंटो रीजन का पोकेमोन था जिसे उसने पकड़ा था ऐश कैचेस अ पोकेमोन एपिसोड में वेरेडियन फॉरेस्ट में। पिजियोट ने ऐश की पूरी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा मदद की और वो उसका वन ऑफ द मोस्ट लॉयल और रिलायबल मेंबर्स में से एक था। पिजियोट ने कभी भी ऐश की किसी भी ऑर्डर को मानने से इनकार नहीं किया। उसे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि ऐश के किसी ऑर्डर की वजह से उसकी लाइफ पे डेंजर आ रहा है या नहीं। उसने बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के ऐश के हर एक ऑर्डर को माना है, चाहे वो कोई भी हो, और उसने ऐश को बचाने के लिए अपनी लाइफ को बहुत बार रिस्क में भी डाला है। जब ऐश ने पिजियोटो को पकड़ा था तो उसने सबसे पहले उसे यूज़ किया था ब्रॉक के खिलाफ जिम बैटल में, जहाँ पे उसने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उसने जल्दी ही एक बहुत ही अच्छा कमबैक किया मिस्टी के खिलाफ जिम बैटल में, जहाँ पे उसने मिस्टी के स्टारियो को हराया था और उसकी सबसे मेमोरेबल बैटल रही थी वेरेडियन जिम में, जहाँ पे ऐश का कोई भी पोकेमोन ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही पिजियोटो जिम बैटल में एक बार आया उसने सभी की सभी पोकेमोन्स पे बहुत ही अच्छा डैमेज डील किया और जियोवानी के राइडोन को बहुत ही बुरी तरह से हराया भी था। उसके बाद जब वो फिर से पैलेट टाउन जा रहे थे इंडिगो लीग के बाद, तो ऐश ने उसे रिलीज कर दिया था एक पीजी के ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए और उसे वादा किया था कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगा, जो कि अभी तक पूरा होना बाकी है। तो यार, अब इतना कुछ कहने के बाद मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि क्यों पिजियोट ऐश के साथ एक बॉन्ड इवोल्यूशन करने के कैपेबल रहेगा। सो नंबर 3 पे अपनी पोजीशन होल्ड करता है सेप्टाइल। सेप्टाइल ने सबसे पहले डेब्यू किया था ट्रीज अ क्राउड एपिसोड में, जहाँ पे उसने ऐश और उसके फ्रेंड्स की हेल्प के साथ अपने एक ओल्ड ट्री होम को बचाया था जहाँ पे बहुत सारे ट्रीकोस और ग्रोवाइल्स रहते थे। उस इंसिडेंट के बाद ट्रीको ने देखा कि ऐश एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर है जो कि अपने पोकेमोन्स की बहुत ज़्यादा केयर करता है और बहुत ही लविंग नेचर का है, जिसकी वजह से उसने पिकाचू को एक बैटल के लिए चैलेंज किया और पिकाचू से बैटल में हारने के बाद ऐश ने उसे अपने पोकेमोन के तौर पर पकड़ लिया। लेकिन स्टार्ट में ग्रोवाइल को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ऐश के बाकी पोकेमोन्स को अपना दोस्त बनाने के लिए, लेकिन उसने जल्दी ही ये साबित कर दिया कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन होने वाला है और वो ऐश की टीम में कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी ही ट्रीको ने ऐश के बाकी पोकेमोन्स को भी अपना दोस्त बना लिया और उसने बहुत ही पावरफुल मूव सीखे और वो बहुत सारे जिम बैटल्स में ऐश की मदद करने लग पड़ा। उसकी वजह से ही ऐश ने हॉइंड रीजन में मोस्ट ऑफ द बैटल्स और जिम बैटल्स को जीता था
और सेप्टाइल फोइन रीजन में ऐश का एस पोकेमोन बन चुका था, जहाँ पे उसने सिर्फ फोइन रीजन में ही नहीं बल्कि सिनो रीजन में भी बहुत सा धमाल मचाया था, जहाँ पे उसने टोबियस के डार्कराय जैसे मिथिकल पोकेमोन को हराया था। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि डार्कराय के ड्रीम से सिर्फ वही पोकेमोन बाहर निकल सकता है जिसका अपने ट्रेनर के साथ एक बहुत ही ज़्यादा गहरा बॉन्ड हो। तो यार यहाँ से ये बात साबित होती है कि ट्रिको या फिर बोलो सेप्टाइल एक ऐसा पोकेमोन था जो ऐश के साथ बॉन्ड इवॉल्व होने के कैपेबल था। नंबर 2 पे आता है ऐश का चार्जार्ड। और हम सब जानते हैं कि इन दोनों का बॉन्ड कितना ज़्यादा गहरा था, लेकिन ये हमेशा से ही ऐसा नहीं था। चारमेंडर ने सबसे पहले डेब्यू किया था एक एपिसोड में जिसका नाम था चारमेंडर द स्ट्रे पोकेमोन, जहाँ पे उसके ओरिजिनल ट्रेनर डेमियन ने उसे एक पत्थर पे छोड़ दिया था ये कह के कि वो जल्दी उसे लेने आएगा, लेकिन वो उसे कभी भी लेने नहीं आने वाला था क्योंकि उसे लगता था कि चारमेंडर एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पोकेमोन है। लेकिन जब ऐश और उसके दोस्तों को पता चला कि एक चारमेंडर एक पत्थर पर खड़ा है बहुत ही तूफानी रात में सिर्फ अपने ट्रेनर का वेट करते हुए जो उसे कभी भी लेने नहीं आने वाला है, तो वो उसे रेस्क्यू करने गए और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। जैसे ही वो ठीक हुआ अगले ही दिन वो फिर से उस पत्थर पे चला गया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका ट्रेनर आएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन जब ऐश ने चारमेंडर को अपनी टीम में आने के लिए कहा तो वो पहले नहीं माना, लेकिन जब उसे अपने ट्रेनर की सच्चाई पता चली तो वो ऐश की टीम में आ गया और जल्द ही ऐश की टीम का एक बहुत ही खास मेंबर बन गया। लेकिन जब चारमेंडर चारमिलियन में इवॉल्व हुआ तो उसने ऐश की सभी बातों को मारना बंद कर दिया, इसलिए ऐश ने उसे यूज़ करना भी बंद कर दिया था और जल्दी ही वो इवॉल्व हो गया चार्जार्ड में। लेकिन तब भी उसके बिहेवियर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया था। उसने मानो ऐश के लिए अपनी सभी रिस्पेक्ट को खो दिया था और ऐश भी उस पोकेमोन को रिलीज़ करने की सोच रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से चार्जार्ड के मन में ऐश के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई और उसके बाद से इन दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती गई, जब तक चार्जार्ड चार्जफिक वैली में नहीं रहना चाहता था ट्रेनिंग करने के लिए। ऐश का उससे अलविदा कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और यार मुझे अब तक याद है वो कितना ज़्यादा सैड एपिसोड था। उस एपिसोड के टाइम मैं लिटरली रो पड़ा था, लेकिन उसके बाद जल्दी ही चार्जार्ड अपनी ट्रेनिंग करके ऐश के पास फिर से लौट आया और अब वो प्रोफेसर ओक की लैब में है। तो यार इतना सब कहने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत है कि क्यों चार्जार्ड बॉन्ड इवॉल्व होने के कैपेबल रहेगा। तो नंबर 1 पोजीशन पे आता है ऐश का इन्फरनेप, जो कि एक फायर एंड फाइटिंग टाइप पोकेमोन है। इन्फरनेप ने अपना डेब्यू किया था व्हेन पोकेमोन वर्ल्ड कोलाइड एपिसोड में एज अ चिमचार, जहाँ पे वो पोल का पोकेमोन दिखाया गया था और पोल ने इसे पकड़ा था सिर्फ एक ही वजह से, वो थी चिमचार की ब्लेज एबिलिटी। एक बार जेंगूस से फाइट करते हुए अचानक चिमचार की ब्लेज एबिलिटी ऑन हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था और इसी चीज़ को देख के पॉल ने उसे पकड़ लिया। लेकिन जब पॉल को पता चला कि वो अपना ये हिडन पोटेंशियल सिर्फ कुछ ही सिचुएशंस में बाहर निकाल सकता है तो वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूएल्टी से पेश आने लगा। वो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करवाता था और ऐसे पोकेमोन से लड़ने के लिए छोड़ देता था जिनके सामने वो एक सेकंड भी ना टिक पाता। और जितनी बार चिमचार कोई बैटल हारता पॉल उसे पनिश भी किया करता था और जल्दी ही पॉल को यह एहसास हो गया कि चिमचार एक कमज़ोर पोकेमोन है और इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन तब ऐश उसी जगह पे मौजूद था तो उसने चिमचार को उसकी टीम में आने के लिए इन्वाइट किया और चिमचार उसकी टीम में आ गया और जल्दी उसे पता चल गया कि ऐश एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और लविंग ट्रेनर है। ऐश ने कभी भी चिमचार की लिमिटेशंस को पुश करने की कोशिश नहीं की और जल्दी ही चिमचार मोनफर्नो में इवॉल्व हो गया। जब वो मोनफर्नो में इवॉल्व हुआ तो उसकी एक बार बैटल हुई थी पॉल से, जहाँ पे उसने पॉल के अर्सरिंग को बहुत ही आसानी से हरा दिया, लेकिन उसकी ब्लेज एबिलिटी कंट्रोल से बाहर चली गई थी। ऐश ने मोनफर्नो को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मोनफर्नो किसी की बात नहीं सुन रहा था। लेकिन आखिरकार जब उसने ऐश को बाइट किया तो मोनफर्नो अपने होश में आ गया। उसके बाद जल्दी ही मोनफर्नो इवॉल्व हो गया था इन्फरनेप में और जैसे ही मोनफर्नो इन्फरनेप में इवॉल्व हुआ हमें इन्फरनेप का हिडन पोटेंशियल देखने को मिला, जहाँ पे उसने वॉल्कनर के खिलाफ जिम बैटल में उसके बहुत से पोकेमोन को हराया और अपनी ब्लेज एबिलिटी पर भी कंट्रोल करना सीख लिया। और उसके बाद सिनो लीग के फाइनल में भी इन्फरनेप ने अकेले ही पॉल की आधी से ज़्यादा टीम को हरा दिया था और जहाँ पे इन्फरनेप ने आखिरकार उसके इलेक्ट्रोवायर को भी हरा दिया और उसे प्रूव कर दिया कि इन्फरनेप कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। तो यार यही सब कारण है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि इन्फरनेप बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है ऐश के साथ मिलके। सो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना इसी तरह के ऑसम कंटेंट के लिए। और गाइस अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, यार पिछली वीडियो में तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि ये मेरा ओपिनियन है, मैं तुम्हारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हें भी मेरे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम यार ऐसे ही बार बार करे जा रहे हो कि रिक्वेजा हार नहीं सकता, रिक्वेजा हार नहीं सकता। देखो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि रिक्वेजा हार नहीं सकता, यहाँ पे नेक्रोजमा हार नहीं सकता। दोनों ही पोकेमोन अपनी टाइप में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और दोनों ही पोकेमोन के पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एबिलिटीज़ और पावर्स हैं। तो यार तुम्हें हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सीखनी होगी। एंड फाइनली तुमने जो डिसलाइक मारा है अभी के अभी जाओ और उस डिसलाइक को लाइक में बदल के आओ। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एज आवर जर्नी कंटिन्यूज।
to be